हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी तन्मयता के साथ जारी रखे होंगे। आज पुनः आपका मैं अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज मैं उपस्थित हूं एक नए अध्याय के साथ, और वह है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी तक आपने देखा कि मांग क्या है, मांग को निर्धारित करने वाले कारक क्या हैं और मांग का नियम क्या है। अब उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे मांग की लोच। हम इसके बारे में कुछ जाने इससे पहले लेते हैं आज का विचार, और आज का विचार है आलोचना से डरे बिना अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यदि आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो आपके कई आलोचक होते हैं, आपकी आलोचना करने लगते हैं और आपसे घबरा जाते हैं। जैसे आपने कोई एक लक्ष्य तय किया, पढ़ने के लिए आप बैठ गए और घर वाले हंस दिए, अरे ये पढ़ने बैठ गया, इससे क्या होगा, ये कौन सा तीर मार लेगा, है ना। आपने कोई एक लक्ष्य तय किया कि हमें इस पद पर जाना है और आपके समाज के लोग आपकी आलोचना शुरू कर देते हैं, तो आप उससे घबरा जाते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहना है, लगे रहना है और इन आलोचनाओं का जवाब देना है अपने कर्मों से। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जब पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, है ना। पथ में बहुत सारे सूल बिखरे मिलेंगे और उसमें अगर आप पार हो जाते हैं तब आपकी कुशलता का ढिंढोरा सब जगह पिटा जाएगा। तो आज का विचार और आप सबके लिए प्रेरणा कि हमें अपनी आलोचनाओं से बिल्कुल नहीं घबराना है और जमकर मेहनत करनी है। तो अब हम लेते हैं आज का विषय, और वह है मांग की लोच। स्टूडेंट, यहाँ पे मांग और लोच ये दो शब्द हैं, तो हमें मांग के बारे में बताने की अब कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप मांग से परिचित हो चुके हैं। आज हमारे लिए एक नया शब्द है और वह है लोच। तो हम पहले जानेंगे कि लोच किसे कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी। मान लीजिए आप अपने पिताजी के साथ रहते हैं और आपके रहने की सारी व्यवस्था, आपके खाने की सारी व्यवस्था, आपके पढ़ने की सारी व्यवस्था पिताजी करते हैं। तो पिताजी क्या हुए, इंडिपेंडेंट, और आप क्या हो गए, डिपेंडेंट। अब यदि पिताजी का यह निर्णय हुआ कि आपको वो नहीं पढ़ाएंगे तो आप नहीं पढ़ेंगे, तो पूरी तरह से आप उन पर डिपेंडेंट हो गए। यदि पिताजी की इच्छा हुई कि हमें इसे नहीं पढ़ाना है, इसके बावजूद आप पढ़ रहे हैं, तो आपकी डिपेंडेंसी क्या हुई, बिल्कुल समाप्त हो गई। कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्र चर में परिवर्तन होने से परतंत्र चर में कितना परिवर्तन होता है, इसे ही हम लोच कहते हैं। आई बात समझ में। लोच का मतलब है रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू rate of change in independent variable। independent variable, देखिए हमने लिखा रेट ऑफ चेंज। देखिए इसको अच्छा समझना है, रेट ऑफ चेंज किस दर से परिवर्तन हुआ, रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, बेटा में कितना परिवर्तन हुआ, ड्यू टू रेट ऑफ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट, पिताजी में कितना परिवर्तन हुआ, पिताजी के परिवर्तन होने का जो दर था उससे पुत्र के परिवर्तन होने का जो दर हुआ, इसकी गणना हम करते हैं लोच में। आई बात समझ में। अब यहां एक है इंडिपेंडेंट और एक है डिपेंडेंट, इतना तो अब क्लियर हो गया। अब हमें देखना होगा कि इसमें स्वतंत्र कौन था और
परतंत्र कौन था? कीमत जो है वह स्वतंत्र चर है। जितने मांग के निर्धारक हैं सब स्वतंत्र हैं। यहाँ हम सिर्फ कीमत को लेकर चल रहे हैं। मांग के नियम में हमने आपको बताया था कि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांगी गई मात्रा घटती है, कीमत घटती है तो मात्रा बढ़ती है। ओके, तो अब हम यहाँ देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें कौन सा है मांग के नियम में, बताइए। यस, गुड, ये है क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, ये हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी या गुड्स जो भी लिखे हैं, है ना, प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। अब इसको आप पढ़िए अपने तरीके से। रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू रेट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड elasticity of demand, elasticity of demand। Have you any problem? कोई दिक्कत? मतलब स्वतंत्र चर में होने वाले परिवर्तन के दर के सापेक्ष परतंत्र चर में होने वाले परिवर्तन के दर को मांग की लोच कहते हैं। अब हम देखते हैं इसे डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। देखिए यह डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें हमने y एक्सिस पे प्राइस को लिया है, x एक्सिस पे हमने मात्रा क्वांटिटी को लिया है। अब देखिए मान लीजिए कि प्रारंभिक कीमत है OP। अब ये P कीमत पे हमने मात्रा कितना मांगा? OQ। अब यदि किसी कारण से प्राइस में कमी आ गई, मान लो ये प्राइस घट गया, तो प्राइस के घटने से क्या होता है? मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो प्राइस के घटने से मात्रा कितनी बढ़ गई? Q से Q डैश, मतलब अब बढ़कर हो गया OQ डैश। अब इसको गौर से देखिए, ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, ये दोनों कितना है? एकदम लगभग बराबर है। मतलब जिस दर से प्राइस में परिवर्तन हुआ ठीक उसी दर से वस्तु की मात्रा में भी परिवर्तन हुआ। का मतलब क्या हुआ? का मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच एक समान परिवर्तन का दर है, ठीक है। अब हम रेट ऑफ चेंज को डेल्टा से दर्शाते हैं, है ना। और ये देखिए डेल्टा P है रेट ऑफ चेंज और यहाँ डेल्टा Q है। रेट ऑफ चेंज का सामान्य अर्थ क्या है? प्रतिशत परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन। अब ये आनुपातिक परिवर्तन क्या है? आनुपातिक परिवर्तन का मतलब है कि प्राइस में किस अनुपात में परिवर्तन हुआ और मांगी गई मात्रा में किस अनुपात में परिवर्तन हुआ। तो हम मांग की लोच को इन शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के सापेक्ष वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को हम मांग की लोच कहते हैं, ठीक है। मांग की लोच को हम ED से डिनोट करते हैं, ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब हम यहाँ देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक अपने आप एक फॉर्मूला बनेगा। मैं नहीं बना रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ, आप खुद बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। अब ये जो P है ये क्या है? प्रारंभिक कीमत है। P क्या है? प्रारंभिक कीमत है। डेल्टा P क्या है? परिवर्तित कीमत। Q क्या है? प्रारंभिक मांग। और डेल्टा Q क्या है? परिवर्तित मांग। अब हम इससे निकालेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। ED इज इक्वल टू क्या होगा? तो वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। तो वस्तु की मात्रा में क्या होगा? तो परिवर्तित मांग डिवाइडेड बाय प्रारंभिक मांग। और इंटू 100 कर देते थे हम लोग, यही प्रतिशत निकालते थे। अब इसमें जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ इसमें कितना हुआ इसको भी निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? परिवर्तित कीमत डिवाइडेड बाय प्रारंभिक कीमत इंटू 100। इसको हम अगर चाहें तो मिटा भी सकते हैं 100, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब ये आपका निकला एक फॉर्मूला ED इज इक्वल टू ये। अब चाहे तो स्नैपशॉट ले लें। अब हम लोग चलते हैं इसी फॉर्मूला में
इन वैल्यूज को डालते हैं। ठीक है, तो यहां क्या है, परिवर्तित मांग। परिवर्तित मांग क्या है, डेल्टा क्यू। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय प्रारंभिक मांग। प्रारंभिक मांग है क्यू। फिर है परिवर्तित कीमत डेल्टा पी डिवाइडेड बाय प्रारंभिक कीमत पी। ठीक है, अब ये डिवाइडेड है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, तो तोड़ रहे हैं डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, पी बाई डेल्टा पी। यहां तक आप समझ रहे हैं, इसको हम और आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, है ना। तो ईडी इक्वल टू क्या निकला, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बना। ठीक है, यहां तक आपने देखा कि मांग की लोच किसे कहते हैं। मांग की लोच कीमतों में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन के सापेक्ष वस्तुओं की मांगी गई मात्रा में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, परिवर्तन का दर, कुछ भी कह सकते हैं, को कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि मांग की लोच कितने प्रकार का होता है। आप लोग चाहें तो इसका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। ये रहा ईडी का फॉर्मूला, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहला, देखिए इसको बनाने का तरीका भी देखिएगा। मैं चाहता तो पहले बना लेता, लेकिन आपको दिखाना चाह रहा हूं ताकि आप सीखें। मान लीजिए कि ये दोनों में एक ही रेट से परिवर्तन होता हो, तो मांग की रेखा ऐसी बनेगी। ठीक है, ये देखिए, ये चित्र मैंने बनाया है। ये देखिए, जितना इधर परिवर्तन है उतना ही इधर परिवर्तन है ना। इसको हम लोग कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक हिंदी में इसे हम कहेंगे इकाई लोच, है ना। इकाई लोच का मतलब क्या हुआ कि ये देखिए, ये डेल्टा पी है और ये डेल्टा क्यू है। ये मान लीजिए पॉइंट है कोई, मान लीजिए ये आर है और ये आर डैश है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ईडी इक्वल टू आर से नीचे का भाग, मतलब आर से डी डैश, इसको हम लिख सकते हैं आर डी डैश डिवाइडेड बाई आर डी, इसके ऊपर का भाग। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने देखा था कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन डिवाइडेड बाई कीमतों में होने वाला परिवर्तन, आपने देखा था फॉर्मूला में। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आया, दोनों बराबर में हो रहा है, इसलिए इसका मान आया 1। आप याद रखेंगे, ये 0 से लेकर अनंत तक हो सकता है। मान की लोच 0 से लेकर अनंत तक कहीं भी हो सकता है। तो हमने कहा यहाँ इकाई लोच की माप कितनी हुई, 1, अर्थात ईडी इज इक्वल टू 1। हम उस दिन आम खरीदने गए थे, 10 रुपए केजी आम था, 20 केजी खरीदा था, और जब 20 रुपए केजी हो गया तो 10 केजी खरीद लिया। का मतलब क्या हुआ, मतलब दोनों में परिवर्तन का दर, कीमत में जिस दर से परिवर्तन हुआ ठीक उसी दर से मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन हुआ। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी 1। चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बहुत ही आपकी आवश्यक वस्तु है, तो उसके लिए क्या होगा, पिताजी ने कहा कि बेटा हम तुमको अब नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बेटा बड़ा जिद्दी था, कहा कि पिताजी आप हमको पैसा दीजिए चाहे मत दीजिए, हम तो पढ़ेंगे। का मतलब क्या हुआ, बाप बेटे में कोई रिश्ता रहा क्या, बिल्कुल नहीं रहा। ये प्राइस है पिता और क्वांटिटी है पुत्र। तो पिता के सामने पुत्र देखो खड़ा हो गया, पिता के सामने पुत्र खड़ा हो गया, क्या हुआ, तो प्राइस यहां रखो,
प्राइस यहाँ रखो, प्राइस यहाँ रखो, प्राइस यहाँ रखो। आप पापा कुछ भी कीजिए, हमें कोई भी परिवर्तन 1 2 3 4 कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या हुआ? क्यू बार। ये हम कॉन्स्टेंटली एकदम स्थिर जब हो जाता है तो हम बार लगाते हैं, फिक्स कर देते हैं। ये कब ऐसा होगा? ऐसा कब होगा? जब अति आवश्यक वस्तुएं होंगी। आप बताइए, कोई एक अति आवश्यक वस्तु बताइए जिसकी कीमत बढ़ने पर भी आप चाहेंगे कि वो आपके पास हो। बिल्कुल, आज तो आप देख रहे हैं ना, कोरोना काल चल रहा है और जितनी भी महंगी दवाएं हो जाए, ऑक्सीजन चाहे जितना भी महंगा हो जाए, क्या उसकी मांग में कोई परिवर्तन आ रहा है? नमक जो आप प्रतिदिन घर में खाते हैं, अगर नमक की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या आप कल से सब्जी में नमक डालना छोड़ देंगे? तो वैसी वस्तुएं जो हमारे लिए अति आवश्यक है ना, जीवन रक्षक जो दवाएं हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स। आज तो देख ही रहे हैं महामारी के समय में किस तरह से कीमतों के बढ़ाने के बावजूद भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वैसी वस्तुओं के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। बाप बेटा के बीच कोई रिश्ता रहा? बिल्कुल रिश्ता नहीं रहा। पिताजी आप रखिए पढ़ाइए, चाहे मत पढ़ाइए, है ना, हम तो पढ़ेंगे। मतलब कीमत इधर इधर आप लोग लिखना भूलेंगे नहीं, बार बार मैं बता रहा हूं। इधर प्राइस लिखेंगे और इधर क्वांटिटी लिखेंगे, है ना। तो क्या कहा मैं? कीमतों में होने वाले परिवर्तन के बावजूद मांग में अगर कोई भी परिवर्तन नहीं हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी जीरो। तो इसे हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्णतया बेलोचदार, कोई लोच नहीं है इसमें, बेलोचदार मांग। अब आपसे कोई पूछेगा पूर्णतया बेलोचदार मांग की रेखा कैसी होती है, तो वो y एक्सिस के समानांतर होती है। y एक्सिस के, y अक्ष के समानांतर होती है, पैरेलल टू द y एक्सिस। ठीक है, इसको और कैसे कहेंगे? वर्टिकल होती है। ये देख रहे हो ना, खड़ी रेखा है, ये वर्टिकल होती है, डी डैश इसको कहेंगे, डी डैश। ठीक है, तो ये कैसी रेखा हुई? वर्टिकल रेखा हुई। ये तो हमारा दूसरा प्रकार था। लेकिन यदि कीमतों में परिवर्तन होने के बावजूद मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे हम कहते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग। और यह कहां लागू होता है? यह अति आवश्यक वस्तुओं पर लागू होता है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे। तीसरी स्थिति यह बनती है, प्राइस फिक्स हो गया, पिताजी अब कहे कि अब आपको हम इतना ही रुपया देंगे, इतना ही में रह के पढ़ना है, फिक्स है, इससे ज्यादा हम आपको नहीं दे सकते। अब बेटा चाहे तो इतना पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़े, चाहे इतना पढ़े, जितना पढ़ना है पढ़ो, लेकिन हम प्राइस मतलब हम जो कीमत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब यह कि यदि कीमत स्थिर हो, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसके बाद भी अलग अलग आय वाले क्रेता अलग अलग मांग करते हो, तो वैसी मांग की लोच को हम क्या कहेंगे? पूर्णतया लोचदार मांग। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? इन्फिनिटी, है ना। कोई भी ऐसी वस्तु बताइए। बिल्कुल सही। आप बाजार जाते हैं, वहां देखते हैं हर एक माल 5 रुपए, हर एक माल 10 रुपए, हर एक माल, कोई व्यक्ति उसका 10 क्वांटिटी खरीद लेता है, कोई एक ही क्वांटिटी खरीदता है, लेकिन कीमत में कोई परिवर्तन होता है क्या? हर एक माल का जो वस्तु आप खरीदने जाते हैं कि देखो जी यहाँ फिक्स है, प्राइस क्या है? फिक्स है। एक दाम की दुकान पे आप जाते हैं ना, कीमत में कोई परिवर्तन होता है? बिल्कुल नहीं। तो एक दाम की दुकान में कीमतों में परिवर्तन नहीं होने के बाद अलग अलग जो क्रेता होते हैं अलग अलग वस्तु की मात्रा का मांग करते हैं। कोई Q1 ही मांग पाता है, कोई Q2 तक जाता है, कोई Q3, कोई Q4, Q5, है ना। इस तरह से अलग अलग मात्राओं का मांग किया जाता है। तो ऐसे वस्तुओं की जब मांग होती है तो उसे हम कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। और अब यहाँ एक सवाल बनता है, पूर्णतया लोचदार मांग की रेखा कैसी होती है? देखिए कैसी होती है? एक्स एक्सिस के समानांतर, एक्स एक्सिस के समानांतर होती है, पैरेलल टू द
एक्स एक्सिस। कैसी रेखा है? हॉरिजॉन्टल है ना। अब इसका वैल्यू क्या होता है? अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कीमत जो है स्थिर हो जाता है, वस्तु की मात्राएं अलग अलग मांगी जाती हैं। उसका उदाहरण भी आपने देखा। अब अभी तक आपने 3 देख लिया है, अब हम चौथे की ओर बढ़ते हैं। चाहे तो आप लोग स्नैपशॉट लेते रहे। इसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। इसको हम लोग कहे थे परफेक्टली इलास्टिक, है ना, परफेक्टली इलास्टिक। अब हम लोग देखेंगे चौथा प्रकार ये क्या है। इसको आप गौर से देखिएगा। देखिए इस रेखा को गौर से देखिएगा। क्या हुआ? ये डी डैश है। कीमत में बड़ा परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज इन प्राइस क्या है? बड़ा है। और रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी क्या है? छोटा है। तो डेल्टा पी इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये कैसी रेखा हो गई? ऐसा बहुत सा वस्तु होगा जो आप बहुत चाह कर भी बहुत कोशिश करते हैं कि हम घटा दें उसकी मात्रा को, लेकिन फिर भी आप नहीं घटा पाते हैं। खाद्यान्न पदार्थ, इसको आप कीमत बढ़ने पर भी बहुत ज्यादा नहीं घटा पाएंगे, कुछ हद तक घटा पाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप भूखे रह जाएंगे, है ना। तो डेल्टा पी इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू, तो इसे हम कहते हैं बेलोचदार मांग की रेखा, इन इलास्टिक, है ना। ये इन इलास्टिक डिमांड है। इसका वैल्यू कितना होगा? तो ईडी क्या होगा? तो 0 से तो ज्यादा है, थोड़ा सा तो हो रहा है परिवर्तन, तो ये क्या है? यहां लिखते हैं, यहां लिखता हूं। ईडी क्या है? 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ये हुआ। ठीक है, यहां पे आपको ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में थोड़ा सा एक बात बताना चाहता था। आप जान लीजिए, कई बच्चे लिखने में गलती करते हैं, ऐसे से सिर्फ चित्र बना देते हैं, ये नहीं समझ में आता है ग्रेटर क्या हुआ, लेस देन क्या हुआ। तो आज मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये 5 है, ये 10 है, और इस बॉक्स में कुछ भरना है, तो क्या भरेंगे आप? जिधर बड़ा है उधर कौवा खाता है, जिधर बड़ा है उधर मुंह खोलकर कौवा खा जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 5 है, इधर 10 है, तो कौवा किधर मुंह खोल दिया? 10 की तरफ। ठीक है, आप मान लीजिए इधर 10 है, इधर 5 है, तो आप ग्रेटर देन और लेस देन कैसे लिखेंगे? तो यस, 10 इज ग्रेटर देन 5। और अगर हम ऐसे लिखेंगे 5 ये, तो 5 इज लेस देन 10। बात एक ही है, सिर्फ बोलने का अंतर है। एनीवे, लिखने में आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि बनाते समय इसको हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? लिख सकते हैं ना। देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी किताब में ऐसे होगा तो आप कहेंगे सर गलत लिख दिए। नहीं, गलत नहीं लिखे, सही लिखे। क्या लिखा हमने? 1 से क्या होगा? ईडी 1 से क्या होगा? छोटा होगा, और 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये वाला लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप कहेंगे सर आप तो ये पढ़ाए थे, लिखा हुआ ये था। घबराना नहीं है, इसीलिए मैंने आपको ये समझाया है। वैसे मुझे पता है आप लोग अच्छी तरह से इससे परिचित होंगे। एनीवे, तो आपने ये चौथी मांग की लोच का प्रकार देखा, वो कैसा है? बेलोचदार मांग। इसका भी चाहे तो स्नैपशॉट ले सकते हैं। चौथा के बारे में आपने सीखा कि कीमतों में बड़ा परिवर्तन होने के बावजूद मांगी गई मात्रा में छोटा परिवर्तन होता हो तो उसे हम बेलोचदार मांग कहते हैं। और अब हम देखते हैं पांचवा प्रकार। ये देखिए डी डैश है ना, ये गौर से आप देख रहे हैं। इसमें आपको क्या दिख रहा है? बिल्कुल सही है। इसमें कीमत में एक छोटा परिवर्तन हो रहा है, इसके बावजूद मांगी गई मात्रा में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो वैसी वस्तुएं जहां पे कीमत में थोड़ा परिवर्तन हो, उसके बावजूद मांगी गई मात्रा में ज्यादा परिवर्तन दिखाई दे, तो इसे हम कहते हैं लोचदार मांग की रेखा। लोचदार मांग, इसे क्या कहते हैं? लोचदार मांग। पिताजी थोड़ा सा ही पैसा दे दीजिए, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? लोचदार मांग। क्या है? डेल्टा क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा पी इज
लेस देन डेल्टा क्यू। ठीक है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। या ईडी क्या है, ईडी इंफिनिटी से तो कम है, इंफिनिटी से कम है। फिर देखिए मैं लिख रहा हूं इंफिनिटी से कम है लेकिन एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। किसी किसी बुक में ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिख दिया होगा कि एक से ज्यादा है और इंफिनिटी से कम है। ठीक है, तो ये आपने देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 प्रकार। अब हम इन पांचों को एक ही साथ कैसे दिखा सकते हैं यह भी हम जानेंगे, है ना। देखिए इस पॉइंट पर, मिडिल पॉइंट पर ED इज इक्वल टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए जितना परिवर्तन इधर उतना ही परिवर्तन इधर। ठीक है, अब इससे नीचे क्या होगा, 1 से कम और 0 से, ये 0 है, 0 से ज्यादा। तो इस पर एक काल्पनिक रेखा हम बना रहे हैं, इस तरह की रेखा बनेगी यहां से, ऐसा है ना। तो ये ऐसा रेखा हम लोग का क्या देखे थे, ED इक्वल टू 0, मतलब इस पॉइंट पर ED क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और यहां से यहां तक क्या होगा, इसको गौर से समझिए। तो ये होगा ED जो है क्या होगा, 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, है ना। तो ये हो गया लोचदार मार्ग की रेखा। और यहां से यहां तक क्या हुआ, लोचदार मार्ग की रेखा। कैसे, तो देखिए गौर से, 1 से बड़ा, 1 से क्या है, बड़ा है, लेकिन इस पॉइंट को सटा दे, यहां से देखिए गौर से, डॉट 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 ऐसी एक रेखा बनेगी, काल्पनिक रेखा है। तो ये क्या होगा, ED इक्वल टू इंफिनिटी होगा। तो इस रेखा से कम मतलब ED क्या होगा, इंफिनिटी से कम। देखिए पांचों बन गया। इस पॉइंट पे 0 होगा, ऐसी रेखा बनेगी। इस पॉइंट पे इंफिनिटी होगा, अनंत मान की रेखा। यहां से यहां के बीच में क्या होगा, 1 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा। यहां क्या होगा, ED इक्वल टू 1 होगा। यहां से यहां क्या होगा, 1 इज ग्रेटर देन ED इज ग्रेटर देन 0, है ना। मतलब 1 से छोटा और 0 से बड़ा। कोई दिक्कत? तो ये पांचों रेखाओं को हम यहां पर एक साथ दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इन पांचों रेखाओं को हम एक साथ दर्शा सकते हैं। आप इनसे परिचित हो जाएं, अपना एक बढ़िया नोट्स तैयार कर लें, है ना। और ये नोट्स आपके बहुत काम का होगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि मान की लोच से आप परिचित हो गए होंगे। अब आप बता दीजिए आपने क्या समझा। बिल्कुल आपने सही समझा। वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को हम मांग की लोच कहते हैं। यह 5 प्रकार का होता है। इकाई लोच, पूर्णतया बेलोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग, लोचदार मांग और बेलोचदार मांग। ये 5 प्रकार के होते हैं। तो आपने आज इतना कुछ समझा। मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की कक्षा चलती रहेगी, लेकिन मैं अगला वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ वो होगा इंडियन इकोनॉमी पे। तो आप इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड यदि कोई भी टॉपिक जिसे आप अच्छा से समझना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसी पे कक्षा लूँगा। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपना ख्याल रखें, जितना अधिक हो सके अपनी पढ़ाई करते रहें, है ना। और पुनः इस बात पर ध्यान देंगे कि आलोचना से डरना नहीं है। ठीक है, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। यह महामारी हमारे लिए प्रतिकूल धारा लेकर आई है, इसके बावजूद हम पढ़ते रहेंगे और हमारी शुभकामना आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।